गाने किसके चल रहे हैं? गाने चल रहे थे। गाने चला रखे हैं, किसने चला रखे हैं मोबाइल में? हैं? रील राल बाद में देख ली भैया, ठीक है। हाँ, रील देखनी है तो टाइम घणो ही आवना है ना, घर हजार किंदा ही देख लेकर। हाँ, और रील देख का ना थोड़ा पड़ा है, नहीं थोड़ा ही कौन पड़ा है? हैं? मैंने तेरा तो किया ही नहीं भाई, जो भी देख रहा है मेरी हिदायत तो सबके लिए है। हाँ, तो अपन ने लास्ट क्या पढ़ा था? कोशिका का आमाप बता दिया कि कोशिका का आमाप क्या है, यानी साइज क्या है। आज बात आती है कोशिका के प्रकार, यानी कोशिका के प्रकार। 9वीं कक्षा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा पढ़ने को, यानी सेल टाइप या टाइप ऑफ सेल। तो सेल के टाइप कितने होते हैं? अभी पढ़ा रखा आपने, वैसे 2 ही होते हैं, ठीक है। यानी नंबर 1 होती है आपके पास प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है अससीम केंद्री। अससीम केंद्री। और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये कौन सी होती है? ये होती है आपके पास ससीम केंद्री। इन दोनों कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या होता है और किसको क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन आता है 9वीं कक्षा के ऊपर पहला, कि आदिम कोशिका किसे कहा जाता है, प्रिमिटिव सेल किसे कहा जाता है, पहला नंबर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि विकसित कोशिका कौन सी होती है। 2 क्वेश्चन सबसे फेमस है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन तो यही है, प्रिमिटिव सेल। जो प्रोकैरियोटिक है इसी को हम प्रिमिटिव सेल बोलते हैं। प्रिमिटिव सेल का मतलब हिंदी में अगर लिखें तो आदिम कोशिका। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि विकसित कोशिका कौन सी होती है, वेल डेवलप्ड सेल। तो वो आपके पास ये होती है, यानी इसे कौन सी कोशिका कहते हैं, विकसित। ये 2 क्वेश्चन सबसे फेमस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब अगर इनके अंतर लिखना चाहो तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए और नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका के लिए। पहली चीज तो यही है कि ये आपके पास कैसी कोशिका है, आदिम। आदिम ऑब्लिक लगा के लिखना, अविकसित। आदिम और अविकसित कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक। ये कौन सी है, विकसित, वेल डेवलप्ड सेल। अब विकसित और अविकसित की कहानी किससे जुड़ी होती है, कोशिकांगों के चलते। अगर कभी पूछे कि इन कोशिकाओं में विकसित होना और विकसित न होना किसके आधार पर बताया जाता है, तो ये बताया जाता है इनके कोशिकांग पर। तो इसमें केंद्रक, इसमें जो केंद्रक है वो विकसित नहीं होता। कहने का मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता कि शुरुआत में इनमें आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, नहीं होता। और इसमें केंद्रक क्या होता है, विकसित होता है। विकसित होता है इसका मतलब है कि केंद्रक झिल्ली युक्त होता है, और उसमें पूछ ले तो झिल्ली के बिना होता है। झिल्ली युक्त का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेटेड होता है, यानी उस पर झिल्ली पाई जाती है। नंबर 3 पॉइंट खास है जो ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। ये 2 पॉइंट तो एक में ही आ जाते हैं, जिसमें केंद्रक होता है वो विकसित है, जिसमें केंद्रक नहीं होता वो अविकसित है। या जिसमें केंद्रक झिल्ली युक्त पाया जाता है वो यूकैरियोटिक है, केंद्रक झिल्ली युक्त नहीं पाया जाता वो कौन सी है, प्रोकैरियोटिक। अब ये क्या है, तीसरे वाला पॉइंट है कि कोशिकांग
अनुपस्थित होते हैं, या कह दें हम बिना झिल्ली के होते हैं, कि ऐसे कोशिकांग जो बिना झिल्ली के ही पाए जाते हैं। यानी जब बिना झिल्ली के पाए जाते हैं तो वो वैसे नहीं होते जैसे वो झिल्ली के साथ होते हैं। झिल्ली का युक्त होने का मतलब है वो पैक्ड है, उसकी शक्ल अलग दिखेगी, और बिना झिल्ली के मतलब है उसकी कोई निशानी नहीं है हमारे पास। इसमें जो होंगे कोशिकांग उपस्थित होंगे, कोशिकांग जो है वो उपस्थित और झिल्ली युक्त। अब पढ़ना क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रोकैरियोट में कौन से कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट में झिल्ली युक्त नहीं होते, या होते ही नहीं और इनमें होते हैं। वो ये हैं कि आपने याद रखना है कि अरे, गोली, हरी की माई, लियो। ठीक है, ये वो कोशिकांग है जो इनमें नहीं होते और उनमें होते हैं, बस इतना याद रखना है। ER का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इनमें नहीं पाई जाती, उसमें पाई जाती है। दूसरा क्या लिखा है, गोली। ठीक है, गोली चल गई ना गोली पे भी। ठीक है, तो गोली क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर आपके पास क्या है, हरी, हरी का मतलब है हरित लवक। माई का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया, और लाइयो का मतलब है लाइसोसोम। ठीक है, ये कोशिकांग इनमें अनुपस्थित होते हैं। तो ER का लिख देता हूं। ER जो है ये आपके पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको अंतः परद्रव्यी जालिका। खास है ये, आज के लोगों में इसी का ही रोल है, जितने ब्लड प्रेशर के शिकार हैं वो इसी के दम पे हैं, यही खेल पैदा करता है। ठीक है, गोल्जी कोय, फिर आपके पास हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है उसके बाद लाइसोसोम। तो ये आपके ऐसे कोशिकांग है जो इन कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, और बस उधर एक ही वर्ड लगाना है इनके आगे, उसमें ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं और झिल्ली युक्त होते हैं। यानी ये पैक्ड होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। कौन सी कोशिकाओं के अंदर, यूकैरियोटिक में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4। इनमें जो खास तौर पर फ्लैजिला पाई जाती है, यानी कशाभिका, इन कोशिकाओं की जो कशाभिका होती है, फ्लैजिला जिसे हम कहते हैं, फ्लैजिला, वो आपके पास कैसी होती है, तंतु, सूक्ष्म तंतु नुमा होती है। सूक्ष्म तंतु नुमा का मतलब होता है माइक्रो ट्यूबल्स होती है, कि इनमें जो आपके पास फ्लैजिला पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, तो आपने वर्ड याद रखना है, सूक्ष्म तंतु होती है। और उधर पूछ ले तो कैसी होती है, इधर याद रखना है कि फ्लैजिला जो है, कशाभिका जो होती है, फ्लैजिला किस रूप में पाई जाती है, तो ट्यूबल्स के रूप में पाई जाती है। यानी आपके पास नलिका युक्त होती है, उसमें आपके पास तंतु युक्त होती है, और इसमें कैसी होती है, नलिका युक्त होती है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्यूबल्स और क्या होती है, माइक्रो ट्यूबल्स। तो कशाभिकाएं होती है, सूक्ष्म होती है, और इसमें कैसी होती है, नलिका युक्त होती है। उसके बाद बात अगर करें, इनमें लैंगिक जनन नहीं होता, लैंगिक जनन नहीं होता। और इधर लिख देना है लैंगिक जनन होता है, बात खत्म। यानी इनका रिप्रोडक्शन असेक्सुअली होता है, इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअली। तो इनमें
लैंगिक जनन पाया जाता है। उसके बाद कोशिका विभाजन। इनमें कोशिका विभाजन कौन सा होता है प्रोकैरियोट में, वो खास है। तो सेल डिवीजन जो होती है, इनमें जो सेल डिवीजन है कोशिका विभाजन, तो इनका जो कोशिका विभाजन देखने को मिलता है वो खास तौर पर एक तो मिलता है विखंडन वाला यानी फिजन, और दूसरा आपके पास कौन सा मिलता है बड, मुकुलन। इनमें आपके पास दो तरह के कोशिका विभाजन है। उनमें कौन से मिलते हैं ये खास है। इनमें जो मिलते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, वो खास तौर पर एक तो मिलता है माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री, और दूसरा आपके पास कौन सा होता है मियोसिस। मियोसिस आपके पास कौन सा होता है भी अर्धसूत्री। तो ये आपके पास दो तरह के कोशिका विभाजन पाए जाते हैं इनमें। फिर बात आती है हमारे पास खास तौर पे इन पे गुणसूत्रों की बात कैसी होती है, तो ये ज़्यादातर एकल गुणसूत्र वाले होते हैं, यानी एक गुणसूत्र उपस्थित होता है। इनमें जो गुणसूत्र है वो कैसे उपस्थित होते हैं एक, और उसमें क्या आएगा एक से ज़्यादा, एक से अधिक। तो इधर लिखना है इनमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र एक से अधिक। तो ये खास प्रॉपर्टी थी थोड़ी बहुत याद रखने वाली, जो हमने याद रखनी है किसके लिए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ये देख कोशिका के प्रकार, जब भी तुम्हें कोशिका के प्रकार की बात करता है तो दो ही कोशिकाएं होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी कौन सी होती है यूकैरियोटिक। और अगर बात आए जीवों के बनने के आधार पर कोशिकाएं, तब बात आती है एक कोशिकीय और क्या होती है बहुकोशिकीय। वो आपके क्या हैं कोशिकाओं के आधार पर बनने वाले शरीर हैं, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी इन दो कोशिकाओं की। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, वो है कोशिका संरचना। कोशिका संरचना सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के अगर आपसे पूछे फंडामेंटल पार्ट क्या है तो क्या बताओगे? कि सेल स्ट्रक्चर के जो बेसिक फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर सेल की शुरुआत की जाए तो किसको पढ़ते हो तुम लोग? बाहरी आवरण को। बाहरी आवरण के दो हिस्से पढ़े जाते हैं, एक होती है कोशिका भित्ति और एक होती है कोशिका झिल्ली, यानी सेल वॉल। कोशिका भित्ति को हम कहते हैं सेल वॉल, तथा दूसरी चीज़ क्या होती है? कोशिका झिल्ली, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, पहला पार्ट। दूसरी चीज़ क्या होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोशिका का जीवन चलाती है, वो आपके पास कौन सी चीज़ है? वो होता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास कोशिका द्रव्य, जो आपके पास क्या चीज़ है? साइटोप्लाज्म। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? जो जेनेटिक फैक्टर को डिड्यूस करती है, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब भी क्या है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करेगी, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो कौन सी होती है? याद रखना, वो उसका सेंटर है, और सेंटर को हम क्या कहते हैं? केंद्रक। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो ये आपके पास जो तीन इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चर के फंडामेंटल पार्ट होते हैं। तो स्ट्रक्चर के फंडामेंटल पार्ट अगर सेल के पूछे तो कितने हैं? तीन। पहली आउटर लेयर, फिर है मिडल, और फिर क्या है? इनर। मिडल में क्या भरा होता है? सेल फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। बाहर की जो चीज़ होती है वो होती है या तो कोशिका भित्ति, और उसके साथ संलग्न क्या हो सकती है? कोशिका झिल्ली। कईयों में तो कोशिका भित्ति पाई भी नहीं जाती, जैसे जंतु है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको अलग अलग टैग किया जाता है, कभी भी याद रखना।
जब भी इनकी टैगिंग आती है अलग अलग नाम से आती है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो जेनेटिक मटेरियल को आगे स्थानांतरित करता है, तो वो कोशिका का अंग क्या होता है? केंद्रक। तो तुम्हें बताया था कि केंद्रक में ही एक जाल बिछा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जाल। ठीक है, तो क्रोमेटिन का जो क्या नेट बना होता है उसकी डिस्कवरी हमने कल पढ़ी थी, परसों को किसने की थी? क्रोमेटिन की खोज, क्रोमेटिन की खोज किसने करी है? बताया तो था, आप बताओ। गुणसूत्र के साथ ही बताया था मैंने। तू बता। क्रोमेटिन वही बंदा है जो गुणसूत्र खोजा है, बताया तो था, वॉल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, कुछ याद रखो। अब पहले नंबर पे बात करें हम कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है? यानी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, पहला पॉइंट। ये सारे तो पौधों में मिलता है और कुछ क्या है? जीवों में मिलता है। ठीक है, ऐसे याद रखना, सभी जीवों में नहीं होती। कोशिका भित्ति आपकी सभी जंतुओं के कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, यानी कुछ एक जीवों की कोशिकाओं पर पाई जाती है, लेकिन सभी पादप पर पाई जाती है। इसका पॉइंट एक हो गया कि सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, पहला पॉइंट, कि ये आपके पास सभी पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका ये बनता है कि कुछ जंतु कोशिका में भी, कुछ जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती है। अब बात आती है कि जो कोशिका भित्ति होती है ये संजीव होती है या निर्जीव होती है? सबसे बड़ा फैक्टर ये है इसका। ठीक है, तो याद रखना ये मृत होती है। ये आपके पास कैसी होती है? मृत, यानी निर्जीव होती है। निर्जीव और सथुलन लिख लेना कि निर्जीव और प्लस सथुलन होती है। फ्लैसिड होती है, बिल्कुल क्या है? एक तरह पत्थरनुमा होती है। फिर इसका एक इम्पोर्टेंट टैग है कि आपके पास अलग अलग जगह ये अलग अलग चीज़ों से बनी होती है। नंबर एक कि पादप में किससे बनी होती है? आप लोग ही बताएंगे। दूसरा, शैवाल में किससे बनी होती है? तीसरा, जीवाणु में किससे बनी होती है? चौथा, प्रोटिस्टा में किससे बनी होती है? पांचवा, कवक में किससे बनी होती है? बताओ कि पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कि जो आप 9th क्लास में, 10th क्लास में यूं इस शेप में पादप कोशिका का उल्लेख पढ़ते आए हो। कि पादप सेल की जो आउटर लेयर है वो आपकी किसकी बनी होती है? सेल वॉल की होती है। और सेल वॉल किससे बनी होती है ये पूछ रहा है। तो सेल वॉल किससे बनी होती है पादप की? बहुत बार पढ़ाया हमने, सेलुलोज। अगर सेलुलोज शब्द ना हो तो क्या हो सकता है? मान लो सेलुलोज शब्द नहीं है तो क्या वर्ड आएगा? पॉलीसैकेराइड, याद रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी जगह दूसरा शब्द क्या हो सकता है? पॉलीसैकेराइड। दूसरे नंबर पे है हमारे पास शैवाल। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? यही चीज़ है। नंबर एक क्या लिखोगे? सेलुलोज। और दूसरी चीज़ जोड़ी जा सकती है क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। कि ग्लाइकोप्रोटीन और सेलुलोज से बनी होती है किसकी कोशिका भित्ति? शैवाल की एल्गल। फिर आती है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बताओ किससे बनी होती है? एक सिंपल वर्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रयोग किया जाता है वो काइटिन। अगर काइटिन ना हो तो क्या लिखा जाएगा?
तो वर्ड याद रखना पेप्टाइडोग्लाइकेंस, पेप्टाइडोग्लाइकेंस। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है कोशिका भित्ति किसकी? बैक्टीरिया की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो कई बार वर्ड काइटिन आ जाता है, काइटिन नहीं होगा तो वर्ड क्या होगा? पेप्टाइडोग्लाइकेंस। अब बात आती है प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा की किससे बनी होती है? एक चीज़ तो सेलुलोज ही है, दूसरी चीज़ क्या होती है? प्रोटीन, और तीसरी चीज़ ये मिट्टी में बहुत मिलते हैं, तो तीसरी चीज़ मिट्टी वाली क्या होगी आपके पास? सिलिका। अब बात आती है कवक की। कवक में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो या तो लिख सकते हो आप कवक सेलुलोज, कि कवक की कोशिका भित्ति कवक सेलुलोज से बनी होती है, या काइटिन, या आपके पास वर्ड होगा ग्लूकोसेमिन पॉलीमर, ग्लूकोसेमिन पॉलीमर कह दो या ग्लूकोसेमिन बहुलक कह दो। तो ये क्या आपके पास कोशिका भित्ति बनाने वाले घटक हैं। अलग अलग जगह अलग अलग जीवों में जो सेल वॉल बनी होती है वो याद रखनी है, और पौधे वाली तो भूलनी नहीं है। एक पौधे वाली नहीं भूलनी और एक जीवाणु वाली नहीं भूलनी, दो पक्की अपने आप में क्या लिखे याद रखनी है। सवाल आती है तो सवाल ही एक पौधे का ही वर्ग है, लेकिन उसमें एक वर्ड और ऐड कर दिया जाता है, क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। बस ये याद रखना है। अब बात आती है इसका कार्य क्या है, कि आपसे सबसे इंपॉर्टेंट पूछे इसका कार्य क्या होता है। कार्य सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बाहरी आवरण से बचाती है कोशिका को। जो भी सेल होती है उसको क्या करती है? कोशिका को बाहरी आवरण से बचाती है। और क्या कर सकती है सिंगे? एक तो बाहरी आवरण से बचाती है, और क्या कर सकती है? बाहरी आवरण से मतलब कोई चोट चाट लग जाए तो कोशिका के अंदर वाले हिस्से को सुरक्षित रख लेती है। ये है इसका मतलब, कि चोट लगने से बचाएगी। और क्या हो सकता है बता? और क्या कर सकती है? कोशिका को मजबूत रखती है, तो यानी दृढ़ता देगी। दृढ़ता देगी तो कौन सी सपोर्ट करेगी? मैकेनिकल, तो यानी यांत्रिक सहारा देती है। ये इसके इंपॉर्टेंस है। यांत्रिक सहारा मीन्स क्या प्रदान करती है? दृढ़ता, रिजिडिटी प्रदान करती है, बाय मैकेनिकल सपोर्ट। अब बात आती है इसकी विशेषता क्या है। एक विशेषता बहुत खास है जो हम कंपेयर करते हैं कोशिका झिल्ली के साथ, ये याद रखनी है कि इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है कंपैरिजन विद सेल मेम्ब्रेन। तो ये अर्ध पारगम्य नहीं होती, ये जो है ये आपकी अर्ध पारगम्य नहीं होती। इसका मतलब ये है कि इससे कोई भी चीज़ आ और जा नहीं सकती। ठीक है, कि कोशिका भित्ति एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी कण, कोई भी अणु, पानी, ऐसी चीज़ें ना तो अंदर जा सकती और ना ही बाहर आ सकती। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यानी अर्ध पारगम्य को इंग्लिश में बोलें यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेटेड, यानी ये आपकी सेमी परमिएबल नहीं है। सेमी परमिएबल नहीं है, इसका अर्थ क्या है कि कोई भी अणु कोशिका में आ जा नहीं सकता, ना तो आ सकता और ना ही जा सकता। यानी उसकी एंट्री और एग्जिट दोनों ही पॉसिबल नहीं है। किसके साथ? सेल मेम्ब्रेन के, सेल वॉल के साथ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है इसकी खास विशेषता की। अब बात आती है कि कोशिका भित्ति कितनी परतों से बनी होती है, कि जो कोशिका भित्ति है ये आपकी कितने प्रकार की परतों से मिलकर बनी होती है। तो ये विशिष्ट रूप से 3 परतों से मिलकर बनी होती है। याद रखना कि 3 प्रकार की
परत से मिलकर बनी होती है। अब बात आती है कि बाहरी परत क्या कहलाती है, दूसरी परत क्या होती है और तीसरी परत क्या होती है, इनको नाम क्या देते हैं। तो जो सबसे बाहरी परत होती है ये क्या काम करती है, बाहरी परत। बाहरी परत जो होती है वो आपके पास क्या एक तरह से दृढ़ होती है, नंबर 1। दूसरा काम क्या करती है, जुड़ने का। ये जुड़ने का कार्य करती है दूसरी कोशिकाओं के साथ। ये कोई नहीं पूछता। अब आगे वाला इंपॉर्टेंट है, दूसरी परत। दूसरी परत होती है, इसको कहते क्या है, इसे कहते हैं हम प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये बनता है क्वेश्चन कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो क्या है। तो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो लेयर कौन सी होती है, तो सेकेंडरी लेयर होती है। और ये क्या काम करती है और पैदा कब होती है, तो ये विकास के समय बनती है। और होती कैसी है ये आपके पास नरम और लचीली होती है, मुलायम और लचीली होती है, मुलायम प्लस लचीली। तो यही क्वेश्चन आता है, कोशिका भित्ति की कौन सी परत मुलायम और लचीली होती है, तो द्वितीयक कह दो, दूसरी कह दो, और या उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति। और एक होती है तृतीय, तीसरी। ये भी सिंपल है, तीसरी परत। जो तृतीयक परत होती है उसे क्या कहते हैं, दूसरी कोशिका भित्ति। ये स्पेशल किसके लिए पूछी जाती है, याद रखना कि ये सभी में नहीं होती, सिर्फ उन्हीं पौधों में मिलती हैं जहाँ जाइलम होता है। क्वेश्चन बड़ा खास है कि जो कोशिका भित्ति में तीसरी परत होती है या आपके पास दूसरी कोशिका भित्ति होती है वो ज़्यादातर कहाँ मिलती है, तो पौधों में मिलती है। और कौन से पौधों में मिलती है, जिनमें जाइलम विकसित होता है, जाइलम में पाई जाती है। और जाइलम में जब पाई जाती है हमारे पास जो तीसरी परत है इसको नाम क्या देते हैं, पहले तो ये याद रखना है, क्या कहेंगे इसे, सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। और पूछा जाए ये मिलती कहाँ है, तो सिर्फ पौधों में मिलती है। और कौन से पौधों में मिलती है, जिनमें जाइलम उत्तक वेल डेवलप्ड होता है। और जाइलम उत्तक आपके पास जहाँ डेवलप होता है मृत कोशिकाओं में मिलेगी, और जहाँ पानी को आने और जाने से रोकती है, क्योंकि इसका काम एक ही है, किसी कण को ना तो आने देता और ना ये जाने देता। तो खास तौर पर जाइलम में ये किसका काम करती है, तो आपने याद रखना है मुख्य कार्य क्या होता है इसका, जलरोधी। जलरोधी पहला काम होता है इसका। और दूसरा जाइलम को क्या प्रदान करती है, ये दृढ़ता यानी रिजिडिटी, मजबूती। तो खास क्वेश्चन तो ये बनता है कि जाइलम में जिन कोशिकाओं में जलरोधी गुण पाया जाता है उनमें कोशिका भित्ति कौन सी होती है, ठीक है। उसमें क्या होती है, तीनों होती है, बाहरी, प्राथमिक और क्या होती है, द्वितीयक। या आपके पास केवल प्राथमिक, या होती है केवल द्वितीयक, ठीक है, या होती है केवल बाहरी। तो आपका जवाब क्या होगा, तीनों ही होती है, बाहरी भी होती है, बीच वाली भी होती है, और साथ में मुख्य कौन सी होती है, द्वितीयक, ठीक है। आगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना ही आपको, ये क्वेश्चन बढ़िया लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हाँ, और एचएससी के एग्ज़ाम बढ़िया लेवल के होते हैं, याद रखना, ठीक है। अब बात आती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या इसका दूसरा नाम क्या रखा जाता है, वैसे पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, कोशिका झिल्ली है क्या, तो आपने बताना है कि कोशिका में कि कोशिका का बाहरी आवरण जो अर्धपारगम्य, जो अपने आप में कैसा होता है, अर्धपारगम्य, मुलायम और लचीला,
कि जो अर्ध पारगम्य है, मुलायम है और आपके पास कैसा है, लचीला, उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसके अन्य नाम क्या है। जो सेल मेम्ब्रेन है इसको SPM के नाम से भी जाना जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसे कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली तो यही होगी, सेमी परमिएबल, इसका तो नाम हो गया SP, और आगे M का मतलब होता है मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और SPM का दूसरा नाम क्या होता है, सेलेक्टिव। सेलेक्टिव नाम क्यों पड़ा था, सेलेक्टिव और आगे यही दो वर्ड हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव का मतलब होता है कि कुछ ही कणों को या अणुओं को कोशिका में आने देता है और जाने देता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, सेलेक्टिव, यानी चुनिंदा, कुछ जो चुनी हुई चीज़ों को ही आने और जाने देगा। जैसे चुनी हुई चीज़ों में मुख्य चीज़ क्या होती है, पानी के अणु। ठीक है, कि पानी के अणु क्या है, अंदर आ और क्या जा अच्छे से सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है, पसीना आता है तो पसीने में मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, पसीना आता है तो मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, पानी ही। ठीक है, तो हमारी कोशिकाएं मुख्य तौर पर किसका काम कर रही है, यही कर रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है वहाँ पे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हिंदी में नाम लिखें तो इसको हिंदी में कहते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, इसको इंग्लिश में कह देते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। हिंदी में एक नाम और है इसका, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो हिंदी में तो 3 नाम से पढ़ा जाता है और अंग्रेजी में आपके 2 नाम हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब सेलेक्टिव का मतलब क्या हो गया ये बता दिया कि यह कुछ कणों को आने और जाने की अनुमति देती है। कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये कुछ कणों को आने और जाने की अनुमति क्या करती है, प्रोवाइड करती है। इसलिए इससे खास जो मुख्य कण जो आ और जा सकता है, पहले नंबर का याद रखना तुमने, पानी। ठीक है, इससे खास तौर पर जो चीज़ आ और बाहर जा सकती है ज़्यादातर, वो पहली चीज़ क्या आपकी, पानी। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आरओ में क्या लगी होती है, मेम्ब्रेन ही तो लगी होती है। तो इसीलिए आरओ से जब पानी साफ होता है तो उसमें मुख्य तौर पे क्या चीज़ निकलती है, पानी के कण बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो पानी के कणों को परमिएबल मेम्ब्रेन गुजारने में सक्षम होती है। अब बात आती है कि ये आपकी जीवित होती है। याद रखना कि जीवित और मृत की बात आए तो पारगम्य झिल्ली हमेशा कैसी होती है, जीवित होती है। बनती किससे है, बात तो ये है, बनती है किससे बनती है, 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, प्रोटीन और दूसरी चीज़ क्या होती है, वसा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिपिड्स। अब प्रोटीन की परत कितनी होती है, ये क्वेश्चन खास है कि आप लोगों ने कोशिका का डायग्राम देखा होगा यूँ, और इसमें क्या होती है आपके पास, यूँ शेप बनी होती है। तो ये और ये जो लेयर होती है ये किसकी होती है, प्रोटीन की, और बीच में जो चीज़ भरी होती है वो क्या होती है आपकी, लिपिड्स। तो आपके पास प्रोटीन की परत कितनी होती है, 2 परत। तो 2 परतों के बीच वसा भरी होती है, यानी लिपिड भरी होती है। ये इसकी संरचना है। अब बात आती है हमारे पास इसके कार्य क्या हैं, कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है इसका पहला कार्य ये लिखा जाता है कि हर कोशिका को क्या प्रदान करती है, आकार, कि उसका आकार खराब नहीं होने देती। जैसे आप कहोगे जी कोशिका के कोई आकार थोड़ी होते हैं, पढ़ते आए हो तुम कि जो आपके वाइट ब्लड सेल हैं, जो आपके रेड ब्लड सेल हैं, और या आपके पास क्या हैं, जो प्लेटलेट्स हैं, उनके स्पेसिफिक आकार होते हैं। और जिसमें लाल रक्त कणिका का आकार
एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा जाता है। तो लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होता है? हाँ सीखे, पग भी लाल बन रखी है जी, क्योंकि हमारी रगों में जब ब्लड का काउंटेबल अच्छे से होता है तो उसमें ब्लड की प्रॉपर्टी जब चेक की जाती है, कहते हैं ना बोलो कितने ग्राम खून आया पहले तो ये देख, तो वो कहाँ से पता चलेगा? आरबीसी से, फैक्टर से ही चलेगा। ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल की शेप होती है वो कैसी होती है? ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, कैसी होती है? तो याद रखना डिस्क लाइक या गोलाकार। ठीक है, तो जो मुख्य होती है वो कैसी होती है? डिस्क लाइक होती है। डिस्क का मतलब होता है तस्तरी के आकार की। ठीक है, तो यानी इसीलिए ये जो कोशिका झिल्ली होती है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका के आकार को बनाए रखना, कि जो कोशिका का आकार है उसे बनाए रखना, उसे नियंत्रित रखना। कोशिका के आकार को बनाए रखना पहला काम है। नंबर 2, अणुओं की आवाजाही, यानी आने और क्या जाने पे क्या नियंत्रण बनाए रखना, कि जो अणुओं पर आने व जाने पर नियंत्रण। यानी ये हमने पढ़ा ही है थोड़ी देर पहले कि ये कुछ ही चीज़ों को क्या करती है? आने और जाने देती है। तो अणुओं पर आने और जाने पर क्या रखती है? नियंत्रण। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? यांत्रिक सहारा, कि कोशिका को अपनी तरफ से क्या देती है? ये यांत्रिक सहारा। ये तो चलो लोकल बातें हुई। अब जो इसका अब वाला पॉइंट है, ये सबसे ट्रमेंडस पॉइंट है, चौथे नंबर वाला, कि ये कोशिकाओं में कुछ चीज़ें बनाता है। इसके ऊपर क्या क्या बनती है? और एक तुमने पढ़ा है 6ठी या 7वीं 8वीं क्लास में कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं और वो आपकी कोशिका झिल्ली के आधार से ही करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और ख़ास तौर पे अमीबा में, कि अमीबा जब वातावरण से भोजन ग्रहण करता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन सबसे फेमस है। क्या होती है वो? बताओ। इतने मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये कोशिका के कोशिकांग जो चलनशील व अवशोषण में योगदान देते हैं। निर्मित करती है। अब चलनशील के कोशिकांग कौन से होते हैं और अवशोषण के कोशिकांग कौन से होते हैं? ये बताओ। खास क्वेश्चन है कि जो कोशिका के कोशिकांग जो चलनशील और कैसे होते हैं? अवशोषण। तो मुझे कोशिका के चलनशील के कोशिकांग बताओ क्या होते हैं? और आपने पढ़ रखा है कि बात आए चलनशील कोशिकांग बनाती है तो चलनशील विकसित करती है ये अपने ऊपर। तो चलनशील जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक होती है आपके पास क्या? सिलिया। और दूसरी क्या चीज़ होती है? थोड़ी देर पहले पढ़ाया था अगर याद हो तो फ्लैजिला। ठीक है, एक को कहते हैं पक्षमाभी, कि जो आपके पास चलनशील अंग विकसित करती है आपकी कोशिका झिल्ली। वो 2 हैं, एक आपका सिलिया जिसे पक्षमाभी कहते हैं और फ्लैजिला को क्या कहा जाता है? कसाभिका। अगर मैं पूछ लूं सिलिया 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी में किस में आपको चलनशील अंग देखने को मिलता है? मैंने कहा था 10वीं क्लास पढ़ाया करो, 9वीं भी पढ़ाया करो। और यही क्वेश्चन आता है कि हम एक कोशिकीय जीव को वहाँ देखते हैं जिसमें सिलिया नामक चलनशील अंग पाए जाते हैं। 9th क्लास में भी है, बड़ी बात नहीं है, 10वीं तो दूर है, 9वीं में भी है। कौन सा ऐसा जीव है जिसमें सिलिया पाई जाती है? यूं होती है, शक्ल में सिलिया होती कैसे है? ये कोशिका है, कोशिका का केंद्रक है और इसके बाहर यूं
रोम नुमा संरचनाएं जो होती है ये आपके पास सीलिया होती है। कौन सी जगह देखने को मिलती है? नंबर 1 मिलती है आपको पैरामीशियम में। कहाँ मिलती है? पैरामीशियम में, अच्छे से पढ़ना। और दूसरी आती है आपके पास फ्लैजिला। फ्लैजिला में क्या होती है? कोशिका होती है और यूं पूंछ लगी होती है। ये किस में देखने को मिलती है तुम्हें? युगलिना। दोनों मैंने अच्छे से पढ़ा रखे हैं। तो आपके पास जो ये कोशिकांग मिलते हैं और जो कोशिका झिल्ली के ऊपर बने होते हैं, जो उन्हें चलने के लिए और भोजन अवशोषण करने के लिए योगदान देते हैं। तो एक होती है पक्षमाभी पैरामीशियम में, और ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है युगलिना में। अब बात आती है अवशोषण की। तो हमारी छोटी आंत में ऐसे कौन से कोशिकांग स्वरूप होते हैं जो भोजन अवशोषण के समय योगदान देते हैं अपना? छोटी आंत में होते हैं, मनुष्य में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खास क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा की किताब में भी दिया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है। जब हम भोजन प्रक्रम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं और उसमें क्या है, मुख से लेके जब तक गुद्दा द्वार तक पहुंचते हैं तो उसमें बीच में वर्णन छोटी आंत में आता है। तो छोटी आंत में ऐसी कौन सी संरचनाएं होती है जो भोजन अवशोषण का काम करती है? बताओ। उन्हें कहते हैं माइक्रोविलेई। क्या कहा जाता है? माइक्रोविलेई। तो जो माइक्रोविलेई है ये आपके पास किस में काम करती है? भोजन अवशोषण। भोजन अवशोषण में अपना योगदान देती है। कौन सी जगह देती है? तो ये भी आप याद रखें, हमारे शरीर में छोटी आंत में। ठीक है। तो माइक्रोविलेई और विलेई ध्यान से पढ़ना, 10th क्लास की एनसीईआरटी में दिया है। अब एक बात आती है कि हमारे पास जो कोशिकांग बना दिए ये चलनशील के हैं, 2 पक्के कर देना, सीलिया और कौन से? फ्लैजिला। और अगर पूछे कि खास तौर पर मनुष्य की एक अंग में भी ये भोजन अवशोषण में योगदान देते हैं, तो वो कौन सी चीज़ होती है? माइक्रोविलेई या विलेई। ठीक है। जिसे हम कहते क्या है? सूक्ष्मांकुर कहते हैं। इन्हें हम हिंदी में क्या नाम देते हैं? सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर कहाँ पाए जाते हैं? आपके पास छोटी आंत में। अब बात आती है कि कुछ एक कोशिकीय जीवों में वातावरण से भोजन अवशोषण करने में जब योगदान देते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। लिख लेना। ठीक है। कि एक कोशिकीय जीव, यही तो पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसी प्रक्रियाएं आती है। बाकी एग्जाम में अलग से कोई बातें नहीं पूछता ये कि एक कोशिकीय जीव वातावरण से कोशिका झिल्ली से भोजन अवशोषित करता है या कोशिका झिल्ली द्वारा भोजन अवशोषित करता है, प्रक्रिया कहलाती है। कि फूड एब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से, प्रक्रिया कहलाती है कि दैट प्रोसेस बी कॉल्ड एज। इसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और किस में देखने को मिलती है? अमीबा। यही तो क्वेश्चन आता है, एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया किस जीव या किस जंतु में हमें देखने को मिलती है? तो एक ही उत्तर है हमारे पास, कौन सा? अमीबा। अब जो एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया होती है ये कौन से अंगक द्वारा होती है? तो आपने याद रखना है सूडोपोडिया से होती है। किससे होती है? सूडोपोडिया। कि अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपके पास किससे होती है? सूडोपोडिया से होती है। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? झूठे अंग। कि वास्तव में कोई अंग नहीं है, अवशोषण करता है तो मुख बना लेता है। अमीबा को देखना, वो किसी बाहरी चीज़ को जब पकड़ता है तो शेप बदल लेता है। वो जो शेप बदली जाती है वास्तव में उसका मुंह नहीं है। वो शेप किसकी बदल रही है? कोशिका झिल्ली की बदल रही है। तो जिसके कारण उस अंग को क्या कहा जाता है? सूडोपोडिया।
और सुडोपोडिया जो प्रक्रिया करता है वो कौन सी होती है? एंडोसाइटोसिस। किस में देखने को मिलती है? अमीबा को। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, अच्छे से याद रखना। यूं पूछ लिया जाए कि अमीबा में जो भोजन ग्रहण की प्रक्रिया है वो क्या है, यूं आता है तो अमीबा में भोजन ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है उसका नाम क्या है? एंडोसाइटोसिस। कौन से अंगों से होती है? तो अंग कौन से होते हैं? सुडोपोडिया। ठीक है, आगे। तो ये तो कहानी पूरी हुई तुम्हारी कोशिका झिल्ली की। अब बात आती है कोशिका द्रव्य कि कोशिका द्रव्य क्या है? व्हाट बी साइटोप्लाज्म एंड वेयर टू बी एग्जिस्ट। यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच भरा हुआ अर्ध तरल जो है वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। यानी कोशिका झिल्ली और किसके बीच भरा हुआ है? कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच तरल जो भरा होता है, तरल भरा होता है या द्रव्य भरा होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है? वही कोशिका द्रव्य है। अब ये कोशिका द्रव्य किन पदार्थों से बना होता है? बात तो ये अड़ती है। ये जो बना होता है यह 2 प्रकार के पदार्थों से बना होता है। 2 प्रकार के पदार्थ कौन से होते हैं? 2 टाइप ऑफ मटेरियल्स कौन से होते हैं? वन बी द इनऑर्गेनिक, अनदर बी द ऑर्गेनिक। यानी कार्बनिक और अकार्बनिक से मिलकर बना होता है कि जो पदार्थ हैं वो इसमें कौन से होंगे? 2 टाइप के होंगे। एक तो होंगे आपके पास कैसे? कार्बनिक, और दूसरे आपके पास कौन से होंगे? अकार्बनिक। यानी आपसे पूछे कि साइटोप्लाज्म इज फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस और विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, 2 टैगिंग लगती है। तो 2 तरह के यौगिक होते हैं, कार्बनिक और कैसे होते हैं? अकार्बनिक। यानी कार्बनिक को आप लोग क्या कह सकते हो? ऑर्गेनिक, और इसे क्या कहोगे? इनऑर्गेनिक। अब आपसे पूछ ले कि कोशिका द्रव्य में कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? कोशिका में कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? तो क्या जवाब दोगे? यूं ही पूछ ले, मानव में कार्बनिक पदार्थ के 1-2 उदाहरण बताओ। अब अपना शरीर है, हमसे पूछेगा तू बता कि मनुष्य के कोई कार्बनिक यौगिक बताओ, तू बता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, सरदार नहीं, तू बता, आप बताओ। सिंपल क्वेश्चन, 3rd क्लास क्वेश्चन, यानी 3री कक्षा का क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ विच टाइप ऑफ द कंपाउंड्स हैव टू बी नीड और नेसेसरी। कि हमें कौन से ऐसे यौगिक चाहिए जिससे हमारा शरीर वृद्धि करे। प्रोटीन हो गया तो क्या है? कार्बनिक ही तो है। कार्बोहाइड्रेट, घी, ठीक है, वसा, तो ये कैसे यौगिक हैं? कार्बनिक ही तो हैं। अकार्बनिक में कैसे आते हैं? जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। पहली चीज ऑक्सीजन, दूसरी पानी, तीसरे क्या होते हैं? खनिज। ठीक है, तो यही तो चीजें पढ़नी हैं। तो कार्बनिक कौन कौन से हुए? कि जो आपके पास कार्बनिक पदार्थ हैं या कार्बनिक यौगिक हैं, ये पूछता है। तो कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं आपके पास? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स। यूं ही आता है कि कोशिका द्रव्य के कार्बनिक यौगिक क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और प्लस क्या होगी? वसा। वसा की जगह एक वर्ड यूज करता है वो ज़्यादातर लिपिड्स, याद रखना। वसा बहुत कम आता है एग्जाम में, जो इसका अलग वर्ड आता है, इंग्लिश नॉमिनेट आता है, वो लिपिड्स आता है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास कौन से यौगिक पूछता है? अकार्बनिक। तो अकार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन की तो आवा और जाही लगी होती है। रुकने वाले कौन है? रुकने वाले 2 हैं। एक तो मुख्य तौर पे क्या रुकता है? पानी, और दूसरी चीज क्या रुकती है? खनिज। खनिज लवण कह दो, और प्लस कुछ क्या हो सकते हैं आपके? आयन, क्योंकि ज़्यादातर खनिज का रूप क्या होते हैं? आयनित होते हैं। खनिज लवण में जैसे नमक ले लिया तुमने, ठीक है, तो नमक में क्या है?
पोटासियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में क्या बैठी है, आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन आयन जाएंगे। ठीक है, तो ये खनिज लवण और क्या हो सकते हैं, आयन। अब ये चीजें है कैसी, सारी की सारी चीजें हमारे लिए निर्जीव है कि जो ये आपके कोशिका द्रव्य के कंटेंट्स हैं ये कैसे होते हैं, वास्तव में निर्जीव होते हैं। पर जो कोशिका द्रव्य आगे चल के जो काम करता है वो कैसा करता है, जीवित अणु। ठीक है, अब बात आती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ट्रिपल स्टार कि कोशिका द्रव्य में, यूं क्वेश्चन आता है, कोशिका द्रव्य में संरचनाएं यानी स्ट्रक्चर्स, कोशिका द्रव्य में संरचनाएं जो भिन्न भिन्न कार्य करती है, कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हैव टू बी अप्रोचेज कहलाती हैं, दे कॉल्ड बी। क्या कहते हैं इन्हें हम, कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल फ्लूइड और साइटोप्लाज्म विच अप्रोचेज डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, कि जो अलग अलग काम करती है, इन्हें हम कहते क्या है। ये क्वेश्चन है, पूछा गया है, सीजीएल लेवल तक, सीपीओ लेवल तक आता है, यहाँ तक कि यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में पूछा जाता है, वो कथन से पूछा जाता है, यूं नहीं पूछता, सीधा नहीं आता उसमें। लेकिन जो सीजीएल है, सीपीओ, इनमें सीधा आता है, सिंपल डायरेक्ट सिंगल वर्ड से पूछा जाता है। इन्हें कहते हैं हम कोशिकांग, हिंदी में नाम लिख देंगे कोशिकांग, और इंग्लिश में जब वर्ड आता है तो उन्हें कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। इन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यानी हमने पढ़ा है कि कोशिका द्रव्य में बहुत सारी ऐसी रचनाएं बैठी होती है जो अपना अलग अलग काम करती है। नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते आए हैं, नंबर 2 लाइसोसोम पढ़ते आए हैं, नंबर 3 राइबोसोम पढ़ते आए हैं, नंबर 4 एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम पढ़ते आए हैं, नंबर 5 गोल्जी कोय पढ़ते आए हैं, नंबर 6 वैक्यूल्स यानी रिक्तिका पढ़ते आए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं क्या, कोशिकांग। तो इसीलिए जो पहला सेल ऑर्गेनेल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 स्टार का क्वेश्चन आता है, वो कौन सा है, सबसे दाकड़, सबसे इंपॉर्टेंट कोशिकांग क्या होता है, उसका नाम है, किसी को आवाज लगा दो इंपॉर्टेंट बात हो तो आप कहते हैं ना, अरे इधर आइयो। ठीक है, अकेले को बुलाएंगे इंपॉर्टेंट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ईआर का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है, इसे कहते क्या है हम, अंतःपरद्रव्यी जालिका। ठीक है, अंतःपरद्रव्यी अगर जालिका ना हो तो कोशिका का विभाजन नहीं है, और कोशिका के विभाजन में कोशिका झिल्ली नहीं बन सकती, ना ही प्रोटीन बन सकता, ना ही वसा बन सकती, ना ही कोलेस्ट्रॉल बन सकता। अब वो हो गया जी, कोलेस्ट्रॉल बना के क्या लेना है, तो कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह के होते हैं, एक फायदेमंद होता है, एक नुकसानदायी होता है। ठीक है, जो फायदेमंद होता है उसे क्या बोलते हैं, कौन सा कोलेस्ट्रॉल होता है। आज के टाइम किसी को बतला के देख लो, अड़काए कुत्ते की तरह सामने आते हैं ना, क्यों आते हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉपर्टी है। तो उसमें यही पूछा जाता है, क्योंकि अड़काए कुत्ते की तरह सामने आएगा, गुस्सा करके आएगा तो बात बुरी है, बुरी है जिसका मतलब वो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जिससे बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं एलडीएल। ठीक है, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन, वसा, विटामिन डी, इनके क्या है संश्लेषण में योगदान देता है, तो वो कौन सा होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL। 2 तरह के होते हैं। तो ये खेल है किसका, सारा का सारा ईआर का। ठीक है, यानी रक्त के उपापचय या रक्तचाप में मुख्य रोल किसका अदा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। ठीक है, घर वालों से लड़ लिया, कोई जहर खा लिया, तो उस जहर का निवारण भी यकृत करेगा, कौन सी कोशिकांग के द्वारा करेगा, ईआर के द्वारा करेगा। ठीक है, तो ये बनती किससे है, ये आपने याद रखना है। इनका निर्माण किससे होता है, लाइकोप्रोटीन से होता है। अगर आपसे पूछे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम बनती किससे है, तो किससे बनती है, लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे हम कल।